Welcome you all to XRT. So guys, today we have with us one very special guest, Dwij Goel. द्विज की प्रोफाइल मैं आपके साथ शेयर करता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम द्विज टू XRT. Thank you so much, sir. Dwij has secured All India rank 71 in UPSC CSC 2022 examination, finally joining his dream services IAS. And Dwij started his preparation after his graduation in 2019. He is NIT Bhopal graduate, mechanical engineer. उसके बाद he gave 3 attempt 2020, 2021 and 2022. 2021 में he was into the reserve list जहां से कि इन्हें अलॉट हुआ पॉन्डिक सर्विसेज, राइट नाउ सर्विंग इन द पौंडीचेरी. उसके बाद इस अटेम्प्ट में फाइनली ही गॉट रैंक 71. तो कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो कि द्विज की प्रिपरेशन में हमने नोटिस किए हैं, दैट वी विल शेयर विद यू. फर्स्ट ऑफ ऑल द्विज, लेट्स से कि अगर जो अभी कल प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है ना, अच्छी बात है कि आपका रैंक आ गया, कि अगर प्रीलिम्स दोबारा देना पड़ जाए यार तो किस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे. बहुत ही आई एम होपिंग कि एग्जाम अभी तक आपने देखा होगा, काफी ज्यादा रैंडम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर इट. आई हैव सीन द पेपर और मुझे पेपर देखकर ऐसा लगता है कि थोड़ा पेपर डायनेमिक हो गया है और उसमें स्टैटिक का पार्ट भी अवेलेबल है. स्टैटिक और डायनेमिक का एक कॉम्बिनेशन वो लोग पूछ रहे हैं, तो हमें स्टैटिक और डायनेमिक पे अब इक्वली फोकस करना पड़ेगा. ठीक है. स्टैटिक अपना जो 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं मुझे पेपर में दिख रहे हैं जो सिलेबस से हैं, बट डेफिनेटली ऑप्शंस अभी डिफिकल्ट हो गए हैं, तो हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी उस टाइप के क्वेश्चंस की. जैसे कि जो ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर्स क्वेश्चन, जो इस बार भी अराउंड 40 to 47 क्वेश्चन मुझे लगा कि शायद ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर इस टाइप के ऑप्शंस में हैं. तो मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो वो हैबिट में आ जाएगा. अभी तक वो हैबिट में नहीं है, बट सिंस लास्ट ईयर यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया है तो वो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बिल्कुल, मतलब उसमें क्या मुझे लग रहा है ना द्विज की, अभी तक क्या होता था, हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के थोड़ा आसपास की स्टेटमेंट पता होती थी तो टिक कर देते थे. अब क्या है, ये जो ओनली 2 पेयर करेक्ट, ओनली 3 पेयर करेक्ट, ये आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको प्रिसाइजली वो इन्फॉर्मेशन याद है. तो जो नेचर ऑफ एग्जाम चेंज हुआ है वो आई थिंक इस डायरेक्शन में हुआ है कि प्रिसाइजली उस इन्फॉर्मेशन को रटना पड़ेगा. ठीक है. तो अब इस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए, लाइक इतना सारा इंफॉर्मेशन होता है इस एग्जामिनेशन के पूल में, तो आपने कैसे ये इंफॉर्मेशन रिटेन किया. मैंने पिक्टोग्राफिक जो हमारी टेक्निक होती है, पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है, उसका यूज किया फॉर प्रीलिम्स स्पेसिफिकली. इफ आई टॉक अबाउट जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम में चैप्टर्स होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सोशियो कल्चर मूवमेंट्स या रिबेलियन बिफोर 1857. तो मैंने इन चैप्टर्स को क्या किया था कि एक पेज पे मैप बना के प्लॉट कर लिया था, इंडिया का मैप बनाया और सारे जो रिबेलियन है वो उस पर प्लॉट कर लिए विद ईयर. तो रिटेन करने में आसानी होती थी, प्लस रिवीजन भी इजी हो जाता है जब आप आपको सिर्फ एक पेज दिखना है एंड नाउ यू नो कि कौन कौन सा रिबेलियन कहाँ पे हुआ है. आई वुड लाइक टू गिव वन एग्जांपल इन दिस. 2020 अटेम्प्ट में उलगुलन पूछा था यूपीएससी ने, और वो मुझे नहीं पता था कि किससे रिलेटेड है, बट मुझे ये पता था कि मेरे मैप में वो कहाँ प्लॉटेड है, तो मैंने उसके बेस पे वो अटेम्प्ट किया था और वो मेरा करेक्ट हुआ था. राइट. तो पिक्टोग्राफिक टूल्स का आपने यूज किया टू रिटेन द इंफॉर्मेशन. अब इसके साथ ना एक चीज मुझे जाननी है आपसे कि करंट अफेयर जिस टाइप का यूपीएससी अभी पूछ रहा है ना, अगर आप लास्ट अभी कल का पेपर भी देखेंगे तो जो हम करंट अफेयर मैगजीन पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं. तो ऐसे में क्या आपकी करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी थी. मुझे लगता है न्यूज़पेपर बहुत इसेंशियल है और उसके अलावा खुद से सर्च करना बहुत इसेंशियल है. जैसे कि अगर क्वेश्चंस देखें तो यूक्रेन के ऊपर अराउंड 2 क्वेश्चंस यूक्रेन के ऊपर हैं. राइट. अभी साउथ सूडान क्राइसिस हुआ था तो हमें पता होना चाहिए वेयर इज चाड, वेयर इज नाइजीरिया, तो हमें नियर बाई कंट्रीज का पता होना चाहिए, और वो एक क्वेश्चन मैंने देखा कि एक क्वेश्चन वहां से भी आया है. तो मुझे लगता है कि जो रादर देन डिपेंडिंग ऑन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर, हमें खुद से मतलब सोर्स तो एक ही रखना है बट अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा वाइड करना है. उसके आसपास की चीजें खुद से सर्च करनी है, बिकॉज ऐसा यूपीएससी के सिलेबस में भी मेंशन्ड है, अगर हम इंटरव्यू में देखें कि यूपीएससी सर्च फॉर कि क्यूरियोसिटी, क्यूरियस माइंड होना चाहिए आपका. तो आप अगर आप सूडान में कुछ हो रहा है तो यू शुड नो कि वेरी साउथ सूडान, वेरी चैड, नियर बाई कंट्रीज कौन से हैं. इजिप्ट के न्यूज में था, अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे तो नाइल रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है, ये चीजें पता होनी नहीं तो बाउंड्री कैसे बनाएंगे. ठीक है, चल न्यूज़पेपर हमने रीड किया है ना, अब अगली समस्या है कि अगर कोई न्यू कमर है ना, वो कैसे डिसाइड करेगा कि कितनी डेप्थ में मैं इसको रिसर्च करूं और क्या क्या देखूं, ये कैसे डिसाइड होगा. मुझे लगता है बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, लेकिन थोड़ा
वाइड करने की जरूरत है। अगर हम जैसे मैं एग्जांपल लूं सूडान का, तो उसके नियर बाई कंट्रीज क्या है, फिजिकल मैप देख लिया एक बार कि अफ्रीका का फिजिकल मैप क्या है। वहां से लास्ट ईयर एक और रिवर का क्वेश्चन आ गया था, जाम्बेजी रिवर पूछा था। तो हर साल वो मैपिंग वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं करंट में अगर हम देखें, और स्टेटिक से लिंक्ड करंट पूछ रहे हैं। ठीक तो है। एक मतलब बहुत ज्यादा वाइड नहीं जा सकते हैं, बट जो एक लिमिटेड स्फीयर है जहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉमन मैन के जो क्यूरियस क्वेश्चंस होते हैं, तो वो अपनी क्यूरियोसिटी है, जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एटलीस्ट डू सेटिस्फाई देम। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर आपने पीवाईक्यू थोड़े देखे हुए हैं तो पीवाईक्यू देख के समझ में आता है कि यूपीएससी इस टाइप का कुछ पूछ सकता है। तो उसके बाद आप ये डिसाइड बेटर कर सकते हो कि हाँ इसमें मुझे आसपास की कितनी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है ना। एग्जैक्टली। जैसे यूक्रेन, यू वर सेइंग अर्लियर कि यूक्रेन से मैपिंग का क्वेश्चन था कि आएगा, तो वो इतना एक हंच आ जाता है कि यूपीएससी इस टाइप का कुछ पूछता है। यस, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स का सिलेबस यूपीएससी ने बिल्कुल डिटेल में नहीं दिया हुआ है, वो काफी ओपन एंडेड है। तो उस केस में मुझे लगता है कि पीवाईक्यूज ही हमारा सिलेबस होते हैं, और स्ट्रिक्टली मैंने तो अपने तीनों अटेम्प्ट्स में पीवाईक्यूज को बहुत रिजिडली फॉलो किया, और एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले 3 से 4 बार मैं पीवाईक्यूज सॉल्व करता था। और उसके जो नियर बाई एरियाज हैं, पीवाईक्यूज नॉट इन द सेंस कि केवल पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, बट जो ऑप्शंस हैं, किस एरिया से पूछा है और क्यों पूछा है, वो साइकोलॉजी भी समझने की कोशिश करता था। बिल्कुल, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग जाते हैं। जी, ठीक थीम्स है। पता चल जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे दिख रहा है, जैसा कि मैं कल से भी, कल के पेपर के बाद से सबको बोल रहा हूँ कि यार एक बैकअप प्लान होना चाहिए इस एग्जाम में। हमेशा जो लोग टॉपर्स को ग्लोरीफाई करते हैं, डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज सक्सेस, बट इन द एंड एक लेवल के बाद आई एम श्योर यू विल आल्सो एग्री कि थोड़ा लक है इस एग्जाम में, एक लेवल के बाद, है ना। तो ऐसे में आपकी भी जो प्रोफाइल है, आई कैन सी कि कॉन्टिन्यूसली एक बैकअप आपने रखा। इनिशियली यू वर वर्किंग इन हीरो मोटो, उसके बाद आप यूपीपीसीएस आपने क्रैक किया, वहां भी रैंक 19th आया, है ना। उसके बाद आपने अभी पॉन्डिक्स में भी थे आप, तो कॉन्टिन्यूसली एक बैकअप प्लान रहा ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ बिकमिंग एन आईएएस। तो Yes. क्या रोल है बैकअप का, किस टाइम पे किसी बिगिनर को उस बैकअप को एक्टिवेट करना चाहिए? मुझे लगता है अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से 1.5 साल आप इस एग्जाम को डेडिकेटली दे सकते हैं। उसके बाद आपको एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए, बिकॉज द एग्जाम इज वेरी अनसर्टेन एंड एज यू राइटली सेड। तो मैं उसमें ऐड अगर परसेंटेज वाइज ऐड करूं तो आई थिंक 60% आपका हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ, और 40% आपका लक, और जो बोलेंगे कि जो आपका स्मार्ट वर्क है वो आई थिंक 20% और आपका लक कवर कर लेता है, बट 20% स्टिल लक इज देयर। सो आई थिंक कि बैकअप ऑप्शन आप 1 से 1.5 साल जब इस प्रिपरेशन में पूरा दे लें, तब एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए, और उसके साथ भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि एग्जाम नियर आ रहा है, तब आप थोड़ा ब्रेक लेके उसको अच्छे से मन से दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली अब प्रीलिम्स जिस तरीके का आ रहा है ना, एक बेसिक प्रिपरेशन के बाद प्रीलिम्स स्पॉन्टेनियस है। उन 2 घंटे में आपका दिमाग कैसे चल रहा है, आपको टाइम भी कब चाहिए प्रीलिम्स से मेंस के बीच में, कि वहां पे आप मेंस के लिए थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा कर लो। ठीक है, तो बैकअप प्लान डेफिनेटली रखना चाहिए यार, बढ़िया है। अब अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो वी वांट टू टॉक अबाउट हियर इज ऑप्शनल। यार ऑप्शनल में अभी तक मुझे जितने मार्कशीट मिले हैं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म माय व्यूअर एज वेल, anthropology was the optional for the Divij and he has secured 315 marks. I think इस साल के ऑल इंडिया हाईएस्ट है, अभी तक 315 किसी के देखे नहीं है। एंड पेपर 1 में 165 एंड पेपर 2 में 150। ठीक है, तो यार ऑप्शनल की प्रिपरेशन एंथ्रो की आपने किस तरीके से की, क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं कि इतने मार्क्स कैसे लाए एंथ्रो में। मुझे लगता है कि एक बेसिक मटेरियल होता है जो एंथ्रो का, जो सभी के पास अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो मैंने सबसे पहले वो यूज़ किया। देन सेकेंडली आई फॉलोड वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन के लिए मैंने क्या किया, जो मैं एग्जांपल्स और केस स्टडीज निकालता था न्यूज़पेपर से या वेबसाइट से सर्च करके, तो मैं वो यूनिक केस स्टडीज निकालता था जो किसी और के पास अवेलेबल नहीं है। बिकॉज जो हम ट्रेडिशनल एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, everybody is writing same examples and same case studies. So what I did was, me and my friend Asad, who has got all India rank 86, हम दोनों ने एक अलग से ग्रुप बनाया, और उस पे जितने भी हमें कंटेंट मिलता था जो यूनिक है, लाइक कोई केस स्टडी है, फॉर एग्जांपल एक कोई ट्राइब है, कुछ ट्राइब में कोई थिंग कोई चीज है जो स्पेसिफिक होती है, या वहां पर कोई मेडिकल प्रैक्टिस है जो हम एग्जाम में लिख सकते हैं और उससे एक वैल्यू एडिशन दे सकते हैं। तो हमने वो चीजें इकट्ठी की और वो अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। उसके अलावा आंसर्स में मैंने डायग्राम फ्लो चार्ट्स को काफी यूज किए, स्पेशली पेपर 1 में जेनेटिक्स में।
जहाँ पर जिसकी वजह से आई थिंक मेरा पेपर 1 में काफी अच्छा स्कोर आया। हम्म। एंड एट द एंड मुझे लगता है लास्टली आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लोग ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कम करते हैं, मैंने ऐसा रिलेटिवली फील किया है। जीएस की ज्यादा करते हैं, ऑप्शनल के एक दो टेस्ट देके चले जाते हैं। बट मैंने ऑप्शनल के भी मेरे लास्ट अटेम्प्ट में भी 10 से 12 टेस्ट दिए थे, इंक्लूडिंग फुल लेंथ, और इस बार भी 10 से 12 टेस्ट दिए हैं ऑप्शनल के। तो मुझे लगता है कि वो काफी हेल्प करता है आपके आंसर्स को रिफाइन करने में, और आपका रिटेंशन बढ़ता है। जैसे जैसे आप लिखते जाते हो आपका रिटेंशन बढ़ता जाता है, और आपका कंटेंट भी इंप्रूव होता है, पढ़ने के लिए भी इंप्रूव होता है। रिवर्स साइकिल, कंप्लीट साइकिल बन जाता है। जैसे आप लिखते हो तो आपका कंटेंट इंप्रूव होता है, कंटेंट इंप्रूव होता है तो आपका लिखना अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक है, तो काफी सारे पॉइंट बोले, समराइज करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट, एक बेसिक मटेरियल तो रीड करना पड़ेगा, है ना, वो कॉमन है, वो सब लोग कर रहे हैं। मे बी हम ये बोल सकते हैं कि 250 260 तक आप उस बेसिक मटेरियल से पहुंच सकते हो। उसके बाद द सेकंड आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो द्विज ने बोली कि कुछ ऐसा कंटेंट डालना पड़ेगा जो कि बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं। देखो भैया, हर ऑप्शन से सिलेक्शन हो रहे हैं और आपको अपने ऑप्शन को टॉप करना है। जो बाकी लोग लिख रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा, मे बी 1 और 2 एग्जाम्पल इन एवरी आंसर, है ना। तो उसके लिए आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। आपका रिसर्च जो आप करंट अफेयर से चीजें देख रहे हैं, कोई भी ऑप्शन लो, 1 या 2 पॉइंट अपने आंसर में एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करें। उसके बाद थर्ड थिंग विच ही हैज मेंशन्ड इज आंसर राइटिंग। जीएस की आंसर राइटिंग काफी लोग करते हैं, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग को इग्नोर किया जाता है, तो ऑप्शनल की भी आपको उतनी ही आंसर राइटिंग करनी है ना। अब आते हैं आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग विद रिस्पेक्ट टू जीएस, मैं इन्फॉर्म भी करना चाहूंगा सभी को कि द्विज हमारे आंसर राइटिंग लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, आई थिंक दोनों ही पिछले बैचेस में थे, 2021 एज वेल एज 2022। तो द्विज आंसर राइटिंग किस तरीके से आपने एग्जीक्यूट की? अरे नहीं, वीडियो तो रिकॉर्ड करना है। तो द्विज आंसर राइटिंग आपने किस तरीके से जीएस की हैंडल की, एंड उसके साथ साथ जो एचआरटी के मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में थे, ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट फीडबैक, क्या क्या आपको उससे बेनिफिट हुआ? सो जो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तभी मैंने एडसारथी ज्वाइन किया था, और मैंने लाइव आंसर राइटिंग ही सबसे पहले ज्वाइन की थी, और उसी के साथ ही मैंने अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी। लाइव आंसर राइटिंग से मेरे आंसर स्ट्रक्चर्ड हुए, प्लस मुझे वहाँ से कंटेंट भी मिला। मैं पीयर इवैल्यूएशन ग्रुप में भी था एडसारथी के, तो मैं बाकी लोगों के आंसर्स इवैल्यूएट करता था, वो मेरे आंसर्स इवैल्यूएट करते थे। सो कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते थे जो उनके पास होते थे, कुछ नया कंटेंट होता था, तो मैं वहां से उठा के एक अपनी रिपोजिटरी में डाल लेता था, फिर मैं वो आगे यूज करता था। तो मैंने वो लाइव आंसर राइटिंग और मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो कॉपी वैल्यूएशन था, वो भी मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि उसमें जो रिव्यूज थे उससे मैंने कुछ चीजें इंप्रूव की। और मैंने अपने लास्ट इस अटेम्प्ट में एक चीज रियलाइज की कि लास्ट टाइम भी मैं क्वालिटी कंटेंट लिखता था, बट नंबर ऑफ पॉइंट्स शायद उतने ज्यादा नहीं थे। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने फॉलो किया कि क्वालिटी कंटेंट भी डालना है, बट नंबर ऑफ पॉइंट्स भी ज्यादा डालने हैं। सो आई मेड अ थंब रूल, for 10 marker at least 10 points, for 15 markers at least 15 points। अच्छा, पूरे आंसर में कितने डायमेंशन? कितने डायमेंशन? ठीक है, फेयर नंबर, ऑल डायमेंशंस इंक्लूडेड। ठीक है। तो 10 मार्कर में 10 पॉइंट्स आप कम से कम डाले, एंड 15 मार्कर में 15 पॉइंट्स कम से कम डाले। अब इसके साथ ना आंसर राइटिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आपने 2 बार मेंस एग्जाम क्रैक किया यार द्विज, कि अभी मैं क्या देख रहा हूं ना कि आंसर राइटिंग में लोग ब्यूटिफिकेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, है ना। मैंने कुछ और स्टूडेंट है मेरे जो अनफॉर्चुनेटली इस बार उनका लिस्ट में नाम नहीं आया, और मैंने क्या देखा है कि पीपल आर गिविंग लेसर इंपॉर्टेंस टू कंटेंट, है ना। दे आर थिंकिंग कि अच्छा फ्लो चार्ट बना देंगे, डायग्राम बना देंगे, है ना, तो उससे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। आई एग्री टू दिस पॉइंट कि आप फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएंगे तो एग्जामिनर विल रिवॉर्ड यू, बट जो एग्जाम में पूछा है मेंस में, है ना, उसका उस बारे में आप वो जो कंटेंट वर्सेस एक फ्लो चार्ट डायग्राम का डिबेट रहता है, उस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इसमें मेरा बहुत क्लियर कट ओपिनियन है, और वो मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है। काफी पिछले 5 साल से ये चल रहा है कि आप फ्लो चार्ट डालिए, मैप डालिए, कंटेंट मत लिखिए, बट मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मिथ है। और ये यूपीएससी ने डिबंक भी किया है, क्योंकि अगर आप कंटेंट नहीं डालेंगे तो एग्जामिनर के पास एक्सेस नहीं होगा आपको मार्क्स देने का। जो आप फ्लो चार्ट या मैप यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ वहां पर यूज करें जहां पर एसेंशियल है, जहां पर आप कंटेंट को रिप्लेस कर सकते हैं और उसको इजी वे में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंटेंट लिखने के लिए, इफ आई कुड एक्सप्लेन बाय वन एग्जांपल, फूड इन GS3 देयर वाज वन क्वेश्चन ऑफ फूड प्रोसेसिंग, तो वहां पर मैंने फूड प्रोसेसिंग के एग्जांपल लिखने की जगह मैंने वहां पर एक फ्लो चार्ट बना दिया कि मिल्क, स्किम पाउडर एंड हाउ इट इज मार्केटेड। तो वहां पर वो मेरी 4 लाइन बचा के मैंने छोटे में एक्सप्लेन कर दिया।
आई थिंक दिस टाइप ऑफ फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स आर रिक्वायर्ड, नॉट लाइक कि हम कंटेंट को रिप्लेस करके फ्लो चार्ट्स और डायग्राम डाल रहे हैं, राइट। देन एग्जामिनर के पास चॉइस नहीं होगी आपको मार्क्स देने की। मैं बताऊं क्या हो रहा है, बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया, उससे मेरे को भी क्लैरिटी मिली कि आपने जो फ्लो चार्ट बनाया, वो जो आंसर का कंटेंट था उसी को आपने फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। Exactly. आपने अपना टाइम सेव किया और एग्जामिनर को अपनी बात समझा दी। जनता क्या गलती कर रही है, जो मैं देख रहा हूं, कि मान ले पहले से कुछ प्रिपेयर करके जाते हैं अपन फ्लो चार्ट और डायग्राम, वो आंसर में फिट हो रहा हो ना हो रहा हो, वहां पे ड्रॉप करना है, क्योंकि वो एक वो मिथ बन गया है कि फ्लो चार्ट डायग्राम डालने बहुत जरूरी है। तो फ्लो चार्ट डायग्राम वो डालो पेपर में जो कि एक्चुअली उस कंटेंट में फिट हो रहे हो, उस क्वेश्चन की डिमांड में फिट हो रही हो, अदरवाइज वो रिवॉर्ड ही नहीं करेंगे। राइट सर। ठीक है, फेयर इनफ। लास्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, which अगर हम देखें इंटरव्यू में इन कॉन्ट्रास्ट टू लास्ट ईयर यू हैव इम्प्रूव्ड, है ना, तो 20 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है लास्ट ईयर से। तो किस तरीके से ये इंप्रूवमेंट किया, अभी जो इंटरव्यू है उसमें डैफ का क्या इंपॉर्टेंस है, दीज आर द टू थिंग्स आई वांट टू टॉक अबाउट। फर्स्टली इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने आफ्टर मेंस काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी, स्पेशली आईआर रिलेटेड। मैंने अपने ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की द इंडिया वे पढ़ी। उसके अलावा बाकी जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स रहे हैं उनकी बुक्स पढ़ी। उसके अलावा और भी काफ़ी अच्छी जो मार्केट में बुक्स रहती हैं, विच एवर यू लाइक यू कैन स्टडी, जो आपका एक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, थिंकिंग माइंडसेट है, वो इम्प्रूव करे। बिकॉज हम एक यूपीएससी के बारे में सोच सोच के अपनी थिंकिंग को नैरो कर लेते हैं, बट देयर इज लॉट मोर हैपनिंग इन अराउंड द वर्ल्ड, तो वी नीड टू नो अबाउट इट। तो मैंने 2 महीने लगातार ये सब बुक्स पढ़ी आफ्टर माई मेंस और अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश की। उसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैंने अपनी थोड़ा स्पीकिंग प्रैक्टिस की, उससे इम्प्रूवमेंट किया। I had a small group of 5-6 people. So daily हम from December to April, on 17th April I was having my interview. तो 4 महीने डेली डिस्कशन किया। डेली रात को 9 बजे हमारी कॉल होती थी, हम लोग 6 लोग बैठते थे, and we discuss literally everything from current affairs, IR and static portion also, because UPSC board is in habit of asking static questions also. What is happening in agriculture, how is economy doing, like that, so you need static revision for that, और मेंस के बाद वो टच छूट जाता है। बिल्कुल। तो एक बेसिकली थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल कन्वर्जेशन या इंटेलिजेंट कन्वर्जेशन, इंटेलेक्चुअलिज्म को लोग बहुत ही ज्यादा हाइप भी बना देते हैं, तो वी कैन यूज द वर्ड इंटेलिजेंट। एक इंटेलिजेंट कन्वर्जेशन अपने को वहां पे करना है। तो ये जो इनफॉर्मल कन्वर्जेशन ग्रुप था आपका, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आइडिया है ना, कि आप कई बार फॉर्मल सेटिंग में इतना ओपन अप नहीं हो पाते, तो एक इनफॉर्मल सेटिंग में थोड़ा सा इंटेलिजेंट कन्वर्जेशन करने की हैबिट बिल्ड कर सकते हैं, वो दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। अब इसमें डैफ रह गया, है ना, आपका जो इंटरव्यू गया, क्या वो डैफ से क्वेश्चन पूछे गए, है ना, और डैफ को आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया और क्या इंपॉर्टेंस है डैफ का? इंटरव्यू मिक्स था, डैफ अराउंड 50-60% क्वेश्चन डैफ से ही निकल रहे थे कहीं ना कहीं, 40% एज यूजुअल आउटसाइड से होते हैं। तो मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो वन थिंग दैट हैपेंड विद मी वाज, सामने पेपर था और पेंसिल पड़ी थी, तो वन मेंबर सेड कि सिंस यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, ड्रॉ इंजन, 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन का डायग्राम ड्रॉ करो। एंड आई थॉट कि मैं सॉरी बोल दूं, तो बट देन आई रियलाइज कि ये डू और डाई मूवमेंट है, कि अगर मैंने इसको क्रैक कर लिया सो होपफुली आई विल गेट गुड मार्क्स। तो मैंने पेंसिल उठाई, आई टुक अराउंड 45 सेकेंड्स और मैंने ड्रॉ किया, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि अभी तक मुझे इंजन का डायग्राम याद है। आई बेसिक लेआउट मैंने ड्रॉ किया, एंड दैट वाज अ गुड मूवमेंट। बाकी इंटरव्यू में मेरी ग्रेजुएशन से, मेरी जॉब एक्सपीरियंस से, मेरी हॉबीज से, ट्रैकिंग एंड हाइकिंग मेरी हॉबी है, तो उससे रिलेटेड कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, माउंट एवरेस्ट के बारे में बात हुई, जनरल कॉन्वर्सेशन विच आर रिलेटेड टू डेफ और इंडस्ट्री 4.0 लाइक दैट, तो वही सब कवर किया। प्रॉब्ली वो आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से इंडस्ट्रियल 4.0 वाला क्वेश्चन आया। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लाइक एक चीज यहाँ पे बस फाइनल में ये पूछना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू डैफ एंड इंटरव्यू, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू थिंक जो आपको इंटरव्यू में पूछे गए फ्रॉम द साइड ऑफ यूपीएससी बोर्ड, वो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते थे या पहले से प्रिपेयर करके गए थे, हाउ मेनी परसेंटेज में, या जितने परसेंट स्पॉन्टेनियस थे और कितने परसेंट पहले से प्रिपेयर किए जा सकते थे? Okay. If I tell, then 40% can be prepared beforehand, and 30% were somehow linked to me, so they can be answered from my knowledge. And 30% are always there. There is always area which you cannot cover. So वो वहाँ पर आपकी spontaneous thinking check होती है, और आप कैसे react करते हैं, वो check करते हैं। बिल्कुल। तो लगभग 70% इंसान प्रिपेयर करके जा सकता है अपने डैफ के अराउंड। डेफिनेटली सर।
ठीक है, ऑल राइट. सो आई थिंक काफी डिटेल इंसाइट हमें मिला विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटजीज विच द्विज हैज adopted in clearing this examination. So thank you Dwij for Thank you so coming much, to sir. Vet Sarthi and we wish you all the best for your future endeavor. काफी टाइम से पिछले 1-1.5 साल से हम बात कर रहे हैं कि हाँ सर्विसेज में जाएंगे, आईएएस बनेंगे. आई थिंक फाइनली यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस. Thank you so much, sir. Thank you at Sarthi.